जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज जो है वो फिर मार्केट ने पॉज़िटिविटी दिखाते-दिखाते जो है वो नेगेटिविटी दिखाई। पहले जो था सुबह के वक़्त मार्केट में यकीनन जिसके हवाले से कल भी हम बात कर रहे थे कि जो सर्कुलर डेट ख़त्म करने की बात हो रही है, उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर आ सकता है। उसकी वजह से कुछ मार्केट के अंदर जो है वो गहमा-गहमी देखने में आई। फिर उसके अलावा जो जेएस बैंक के साथ बैंक-ए-इस्लामी का मर्जर हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला मार्केट में। फिर जो आरिफ हबीब जो है, वो खरीदना चाह रहे हैं, इंटेंशन शो की है उन्होंने बलूचिस्तान व्हील के हवाले से। तो ये 3-4 खबरें ऐसी थीं कि जिन्होंने वक़्ती तौर पर बहरहाल मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश की, लेकिन मार्केट जो है वो चूँकि अपने करेक्शन फ़ेज़ के अंदर है और मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया, 200 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने माइनस किए। कुछ दोस्तों की तरफ से सवालात ये महसू जो थे वो मिले कि जी अब इसकी जो सपोर्ट है मार्केट की उस वो हमें कहाँ पे देखनी चाहिए? तो वो इंशाल्लाह ज जैसे ही हम जो है वो चार्ट पर जाएँगे तो फिर इंशाल्लाह चार्ट पर डिस्कस करेंगे कि मुमकिना तौर पर मार्केट की जो एक अच्छी सपोर्ट है, जिसको हमें नज़र पर रखना चाहिए या टारगेट रखना चाहिए, जहाँ पर हम कोई पोज़ीशन बना सकें या जिसको एज़ ए स्टॉप लॉस हम ले सकें, वो क्या होनी चाहिए? तो 200 पॉइंट्स जो थे वो मार्केट ने निकाले, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो बहरहाल आज जो है वो अंडर प्रेशर ही रही, करेक्शन मोड में रही। इसको आप ना तो डाउनफॉल कहें, ना आप इसको किसी और चीज़ के साथ जोड़ें। ये मार्केट अपने एक नेचुरल फ्लो के अंदर जो है, वो नीचे जा रही है और ऐसा मुमकिन है और ऐसा होना भी चाहिए। जब ये इस मार्केट एक सर्टेन लेवल तक नीचे जाएगी तो फिर एक इंशाल्लाह नई मूव बनेगी। यही वजह है, इसमें मैं 1-2 चीज़ें और ऐड करता चलूँ कि अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो आपको ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएँगी। मसलन बड़े-बड़े जो सेक्टर्स हैं, उनको अगर आप देखें, किस-किस को देख लें, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को देख लें, तो आपको 2 कंपनीज़ प्लस के अंदर और 2 माइनस के अंदर नज़र आ रही हैं। इसी तरह से अगर आप पावर जनरेशन को देख लें, तो जैसे ही आप इसकी सिचुएशन देखते हैं, तो आपको 2-4 कंपनीज़ मुस्बत के अंदर और बाकी सारी जो है वो मनफ़ी के अंदर नज़र आ रही हैं। तो बेसिकली ये इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट जो है वो अपने नेचुरल फ्लो की तरफ है। कुछ एक आध कंपनी जो है वो अपने इंडिविजुअल खबरों की बुनियाद पर आपको परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। माफ़ कीजिएगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू जो है उसकी क्या सिचुएशन है। ग्राफ़िकल व्यू की पोज़ीशन ये है कि आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो सिनर्जी में एक मर्तबा फिर रहा, चूँकि रिफ़ाइनरी पॉलिसी के हवाले से बातें हो रही हैं। अ, आज मार्केट में कुछ जो थी वो चीज़ें परफ़ॉर्म करना चाहिए थी, लेकिन हर वक़्त हर चीज़ ऊपर तो नहीं ना जाती। उन्होंने एक सर्टेन लेवल तक जाना होता है, फिर करेक्शन लेनी होती है। क्योंकि जिन लोगों ने किसी चीज़ को खरीदा होता है, जब उनको एक अच्छा प्रॉफ़िट मिलता है, तो वहाँ पर वो अपनी पोज़ीशन काटने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो काटते हैं, मार्केट अपने करेक्शन फ़ेज़ में आती है। जब वो शेयर नीचे आएगा, फिर मज़ीद लोग उसको री-इवैल्यूएट करेंगे और अगर वो समझते हैं कि ये शेयर जिसके हवाले से खबरें चल रही हैं, इसको दोबारा ऊपर जाना चाहिए, तो देन वो बाय की एक कॉल जनरेट करेंगे। तो उसकी जनरेशन के नतीजे में जो शेयर्स हैं, वो सपोर्ट बनाते हैं। ये इंशाल्लाह चलते हैं, तो डिस्कस करते हैं चार्ट के ऊपर। सबसे कम वॉल्यूम जो है वो हैस्कॉल में लगा, जेएस के हवाले से हमने बात कर चुके। इसके अलावा कैप्को के हवाले से मैंने एक बात का ज़िक्र करना था कि कैप्को के की जो खबर है, उस हवाले से कुछ लोगों ने पूछा जी कि इसका क्या असर होगा? देखिए, कैप्को एक हकीकत है, एक अच्छा प्लांट है, ड्यूल फ्यूल है, तो लिहाज़ा देयर इज़ अ चांसेस कि इसके मामलात बेहतर हो जाएँगे। लेकिन अभी जो इसके हवाले से कुछ दोस्तों ने ये कहा कि जी इतनी बड़ी खबर थी कैप्को के हवाले से, लेकिन इसके बावजूद भी कैप्को चला नहीं। देखिए, अगर आप इस पूरे लेटर को पढ़ें, तो ये प्रोविज़नल टैरिफ का लफ़्ज़ जो है ये दिया गया है, ठीक है ना? तो जहाँ ये अभी परमानेंट टैरिफ नहीं है इसका, तो चूँकि जब तक इसके मामलात जो हैं, इसका एग्रीमेंट जो है, वो परमानेंट कैटेगरी में नहीं आ जाता, तब तक इसके इसके इसी तरह से मामलात चलते रहेंगे। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं, तो लेना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते, तो इससे साइड पे रहें। हमारी तरफ से इसकी कोई जो है वो रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ़ मैंने क्लैरिफ़ाई करना था कि अगर आप इस लफ़्ज़ को ही सिर्फ़ जो है वो देख लें, तो आपको समझ लग जाएगी कि आज की इस खबर का
इसको टैरिफ मिलने का जो है, वो इम्पैक्ट आपको ज़्यादा देखने को क्यों नहीं मिला? तो ये हमने आज डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं जी। एक सवाल जो था वो और था कि दोस्त ये पूछ रहे थे कि जी दोबारा से, हालाँकि मैं अपनी वीडियो के अंदर अक्सर ज़िक्र करता रहता हूँ कि देखिए ये जो ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं, इनके हवाले से हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती। देखिए आपने जिस वक़्त टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, तो आपने किसी न किसी ब्रोकरेज हाउस की वेबसाइट को इस्तेमाल करना होता है। तो मैं चूँकि ये मुनीर खनानी वालों की इस्तेमाल करता हूँ, तो लोग जो है वो ये समझते हैं कि शायद मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। ये मैं इसके ऊपर क्रॉस लगा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि रिकमेंडेशन जो है वो मैं किसी ब्रोकरेज हाउस की नहीं करता। मैं आज थोड़ा-सा बता देता हूँ आपको। तमाम के तमाम ब्रोकरेज हाउस इस वक़्त जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ये कुछ ख़ुसूसियात की बिना पर इक्वली गुड और इक्वली बैड हैं। इसलिए हमारी तरफ से कभी किसी की रिकमेंडेशन नहीं होगी और ना ही आज तक हमने कभी किसी को रिकमेंड किया है। आपने ये देखना है कि ब्रोकरेज हाउस जिस तक आपकी थोड़ी बहुत रसाई हो, जहाँ पर आपकी फ़ोन कॉल उठाई जा सके टाइम पर, जो आपकी बात सुन सकें, अगर आप उनके ऑफ़िस में जाएँ तो वो आपको एंटरटेन कर सकें, वहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए। अगर आप ये ढूँढने निकलेंगे कि कौन-सा ब्रोकरेज अच्छा है और कौन-सा बुरा है, सारे ही अच्छे हैं, सारे ही बुरे हैं। आप देख लें कि आप कहाँ पर जो है वो आपकी सुनवाई होती है। ठीक है ना? चलें, ये भी जो है वो काफ़ी दिनों से कुछ लोग पूछ रहे थे, उनको भी जवाब मिल गया। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सेक्टर वाइज़ सिचुएशन क्या रही। तो सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स नीचे गए हैं, उसके साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फिर उसके बाद जो है वो मार्केटिंग है, देन टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, रिफाइनरीज़। अगर आप एट एन एवरेज देखें, बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें अगर आप मीज़ान बैंक को निकाल दें, तो सूरत-ए-हाल वहाँ पर भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। गो के सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 पॉइंट्स आपको निकलते हुए नज़र आए हैं। उसकी वजह मैंने आपको बयान कर दी क्या है। इसके साथ इंजीनियरिंग सेक्टर है, मुदारबस। देखिए, आज जितने भी ये सेक्टर्स आपको पॉज़िटिव परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम वो सेक्टर्स हैं कि जिनमें कुछ ख़ास आपको जो परफ़ॉर्मेंस है वो देखने को नहीं मिलती। मुदारबाज़ के अंदर इतना काम नहीं होता, टोबैकोज़ के अंदर इतना काम नहीं होता, वनस्पति में नहीं होता, रियल एस्टेट में नहीं होता, पेपर एंड बोर्ड में आजकल कुछ नहीं हो रहा, लेदर में कुछ नहीं हो रहा। देन ये चलें 2 सेक्टर जो हैं इनको हम छोड़ देते हैं। इंश्योरेंस में इतना काम नहीं होता, फूड में होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में इतना काम नहीं होता। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जितने भी सेक्टर्स आज आपको पॉज़िटिव नज़र आ रहे हैं, बेसिकली इनमें काम नहीं होता। और यही वजह है कि जिनमें काम होता है, जब वो नीचे गए तो ये थोड़े-से आपको अ, अच्छे लग रहे हैं आज कि ये थोड़े-से ग्रीन में हैं। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप इनमें कूदने की कोशिश करें। जिन सेक्टर में और जिन शेयर्स में आप हैं, उन्हीं को ही रीवैल्यूएट करें और उसी में रहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आगे चलते हैं जी और आखिर में जो है वो हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को कि मुमकिना तौर पर मार्केट की जो सपोर्ट है, जिसको हमें नज़र में रखना चाहिए वो क्या है? तो मार्केट की जो मुमकिना तौर पर सपोर्ट है, जिसको मेरा ख़्याल है कि हमें कैलकुलेशन में इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो 47,000 की है। अब कुछ लोगों का ये ख़्याल होगा कि अभी इस वक़्त तो मार्केट जो है वो 48,300 पर है, तो इसका मतलब ये है कि 1300 पॉइंट्स मार्केट निकाल सकती है। तो येस, इतना मार्केट करेक्ट करेक्ट जो है वो कर सकती है अपने आप को और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप ये भी तो देखिए ना कि मार्केट चली कहाँ से थी? मार्केट यहाँ से चली थी जो कि 40,000 का लेवल था, 39,000 समथिंग। तो 40,000 से मार्केट जो है वो 49 पर गई है। तो मार्केट ने टोटल 9,000 पॉइंट्स डाले हैं। तो अगर 1,000 या 1300 पॉइंट्स जो है वो अगर मार्केट करेक्शन ले लेती है, तो इसमें कौन-सी अचंभे की बात है? लिहाज़ा जैसे ही मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट की तरफ जाए, देन हमें जो है वो मार्केट के अंदर पोज़ीशन लेनी चाहिए, इसके मैं हक में हूँ। लेकिन देन मार्केट जिस वक़्त रिवर्सल के मोड में आएगी, तो फिर दोबारा हमें 49,000 के लेवल को भूलना नहीं है। ये अगेन यहाँ पर जिस वक़्त टेस्ट करेगी अपने आप को, तो यहाँ से इसको शदीद रेज़िस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। फिर इसके साथ ये चीज़ बड़ी अहम है कि जिस वक़्त मार्केट जो है, वो अगर 47 के करीब जाती है, तो उस वक़्त मुल्क के हालात क्या होंगे? इस वक़्त जो सिचुएशन है जो हमारे मुल्क के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो बहरहाल फ़िज़िकली तो किसी भी हवाले से सपोर्ट नहीं करते मार्केट को। लेकिन पॉलिसीज़ के हवाले से चूँकि अच्छी से अच्छी खबरें जो हैं वो फैलाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से
और इन्वेस्टर जो है वो उसको बाय कर रहा है। तो ये यकीनन इन्वेस्टर का फ़ैसला है कि वो किस खबर को बाय करता है, किसको नहीं करता। इस पर हम जो है वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम भी बज़ाते खुद एक इन्वेस्टर और या ट्रेडर हैं। साथ में जो है वो हम देख लेते हैं कि इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। आरएसआई की क्या सिचुएशन है? क्या वो नीचे की तरफ जाने को है? येस। आरएसआई बहरहाल अभी भी जो है वो ओवरबॉट पर है, 80 पे अपने आप को स्टे किए हुए है, लेकिन इस वक़्त आरएसआई का जो चेहरा मुबारक है वो नीचे की तरफ हो चुका है। देन देयर इज़ अ चांसेस कि जैसे ही मार्केट 47 की तरफ जाएगी, मुझे उम्मीद है कि जो हमारी आरएसआई है वो 50 पर चली जाएगी। बिटवीन अराउंड 50 टू 55 कह लीजिए। सो दैट्स द न्यूट्रल ज़ोन। तो टेक्निकली भी मार्केट जो है उसमें भी स्पेस बन चुकी होगी और अगर हम कैंडलस्टिक के हवाले से बात करेंगे या हम ओवरऑल करेक्शन की बात करेंगे या शेयर की प्राइसेस की बात करेंगे तो वो भी एक अट्रैक्टिव लेवल पर आ चुकी होंगी। आखिर में जो है वो सिर्फ मैं इस चीज़ का ज़िक्र करता चलूँ कि अब जो है वो आप दोबारा से अगर आपने कुछ शेयर्स जो हैं वो खरीद रखे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब आप उनकी यील्ड को दोबारा से रिकैलकुलेट ज़रूर कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा और आपको समझ लगेगी कि अब आपको क्या अपनी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, ये डिविडेंड यील्ड जो है, ये फ़ैसला करेगी। उसको ज़रूर देखिएगा, रीवैल्यूएट कीजिएगा तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। आखिर में मैं वो अपनी जो एक अनाउंसमेंट है उसको मैं दोहराता चलूँ कि यूके और यूरोप में बहुत सारी जो हालाँकि मैंने अभी जो है वो पहले दिन ही अनाउंस किया था, तो काफ़ी दोस्तों ने राब्ता किया, जो हमसे बन पड़ता था हमने उनके साथ गुफ्तगू की, कि यूके और यूरोप में अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए अपने बिज़नेस के हवाले से, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई रुकावट है, कोई यहाँ पर कोई किसी भी किस्म का कोई मसला हो, पूरे यूके के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर, तो वो आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। अगर हमारी समझ में आया और हम उसमें आपकी कोई मदद कर सकते हुए, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो यूके और यूरोप के हवाले से अगर कोई क्वेरी हो आपकी, लेकिन क्वेरी को देखिएगा, क्वेरी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की आनी शुरू हो गई थी, जी मुझे वीज़ा भेज दें। तो मैंने कहा यार मैं कहाँ से वीज़ा भेज दूँ? तो इस किस्म की क्वेरीज़ ना हो। आप कोई कारोबार कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कोई और मामला है, कोई बिज़नेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, यहाँ पर किसी कंपनी को मिलना चाहते हैं, किसी को सर्च करना चाहते हैं, 70-100 किस्म के मसाइल होते हैं। कोई प्रोडक्ट का इश्यू है आपका, बाय करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं या किसी की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई अप्रूवल चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई पॉलिसीज़ का बहुत सारी चीज़ें होती हैं बारीक-बीनी से अगर देखा जाए तो। तो यूके और पूरे यूरोप, अगर आपको किसी किस्म का कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ राब्ता कीजिए। हमारी तरफ से कोई कंसल्टेंसी नहीं दी जा रही। हम सिर्फ़ ये देखेंगे कि जो आपका मसला जहाँ पर अटका हुआ है, क्या हम उसमें कोई हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर रहते हुए? अगर कर सकते होंगे, तो हम आपको ज़रूर जो है वो ऑफ़र करेंगे, नहीं तो हम आपसे माज़रत कर लेंगे। तो ये एक सिलसिला है कि जब तक यहाँ पर हैं उसका कुछ फ़ायदा जो है वो दोस्तों को दिया जाए। बस जी, अल्लाह हाफ़िज़।